गुड इवनिंग एवरीवन। सो ये हमारी फोर्थ क्लास है जिसमें हम फाइलिंग स्टेटस और फाइलिंग रिक्वायरमेंट को सीखेंगे कि रिटर्न भरने के लिए कौन कौन से स्टेटस होते हैं और उनकी फाइलिंग रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली और हेड ऑफ हाउस होल्ड, क्वालिफाइंग विडोर, सिंगल और फाइलिंग रिक्वायरमेंट। इन बेसिक 6 पॉइंट्स में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो पहला है मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली में वो कपल होते हैं जो अपनी इनकम को ज्वाइंटली फाइल करने के लिए एग्री होते हैं, अपनी इनकम, कंबाइंड इनकम को रिपोर्ट करते हैं इवन इफ वन स्पाउस हैज नो इनकम और डिडक्शन। यानी कि दो कपल हैं, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड अर्न कर रहा है लेकिन वाइफ अर्न नहीं कर रही है, तो वो टैक्स डिडक्शन एक्स्ट्रा क्लेम करने के लिए अपनी रिटर्न को एमएफजे में भी फाइल कर सकते हैं। यानी कि दोनों की डिडक्शन मिल गई, इनकम चाहे एक पर्सन की हो तो वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं एमएफजे का। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? वो लीगली मैरिड होने चाहिए, एक साथ रहने चाहिए। अगर वो एक साथ नहीं रह रहे लेकिन उसका रीजन डिवोर्स का नहीं होना चाहिए, यानी कि विदाउट डिवोर्स वो अलग अलग रह सकते हैं, ठीक है, तब भी वो रिटर्न भर सकते हैं। या वो सेपरेट हो चुके हैं लेकिन उनका जो कोर्ट केस है ना वो भी डिसाइडेड नहीं हुआ, तब भी वो एमएफजे में रह के फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। अगर उनमें से एक पर्सन की डेथ हो गई है तो जो सर्वाइविंग स्पाउस है वो उस ईयर में, जिस ईयर में डेथ हुई है उस ईयर में भी ये एमएफजे का स्टेटस अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसने शादी ना की हो, यानी कि उस साल के एंड तक वो रीमैरिड ना हो। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब आ गया एनआरए, नॉन रेजिडेंट एलियन। ज्वाइंट रिटर्न का ऑप्शन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। एक ही कंडीशन में इसके लिए अवेलेबल है, अगर यूएस सिटीजन और एनआरए अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स दे। यानी कि एनआरए ने शादी कर ली है सिटीजन के साथ या रेजिडेंट एलियन के साथ। ठीक है, अब ये दोनों चाहते हैं कि हम एमएफजे फाइल करें तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इनको अप्लाई है पूरी की पूरी वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए और एनआरए सिर्फ और सिर्फ यूएस बेस्ड इनकम पे टैक्स देगा। अगर वो एनआरए भी अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना चाहता है तब वो एमएफजे अप्लाई कर सकता है। अगर वो कहता है कि मैंने अपनी यूएस इनकम को ही टैक्स देना है, उसके अलावा मैंने अपनी दूसरी इनकम पे टैक्स नहीं देना है जिसमें वर्ल्ड वाइड इनकम काउंट होती है, तब वो एमएफजे को अप्लाई नहीं कर सकता। अगर वो चाहता है कि वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स दे दूं तो एमएफजे का ऑप्शन वो अप्लाई कर सकता है। फाइलिंग सेपरेटली, अगर दोनों कपल में से एक पर्सन सेपरेटली रिटर्न फाइल करेगा तो दूसरे को भी सेपरेटली रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। इसमें एक्सेप्शन क्या है? अगर एक पर्सन सेपरेटली रिटर्न फाइल करता है तो दूसरा पर्सन हेड ऑफ हाउस होल्ड का स्टेटस अप्लाई कर सकता है, लेकिन दोनों के दोनों पर्सन हेड ऑफ हाउस होल्ड का स्टेटस अप्लाई नहीं कर सकते। अब लाइबिलिटी भी ज्वाइंट होगी। अगर इनकम ज्वाइंट फाइल करेंगे तो साइनिंग भी दोनों पर्सन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कोई टैक्स लगेगा, पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट होगी, तो वो भी इनको ज्वाइंटली ही पे ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। अब बात करते हैं मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। इसके अंदर वो रिपोर्ट अपनी सेपरेट करेंगे, रिटर्न फाइलिंग सेपरेट होगी, सब कुछ इनकम डिडक्शन सब कुछ सेपरेट सेपरेट क्लेम करेंगे। ज्वाइंट ओनरशिप, both spouses share responsibility of for income and expense related to joint owned property। अब सपोज करो उनके पास एक प्रॉपर्टी है जिनके वो दोनों ओनर है, तो वो ऑनर क्या होगा? ऑनर तो है लेकिन ज्वाइंटली ओनर है, तो उससे कनेक्शन में अपनी इनकम, एक्सपेंस और प्रॉपर्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करेंगे, यानी जिसका जितना जितना हिस्सा है वो अपना उतना उतना ही अपने टर्न में क्लेम करेगा। अगर इसमें एक्सपेंस पेड बाय वन स्पाउस, यानी कि प्रॉपर्टी तो साझी है, शेयर है, मतलब ज्वाइंटली प्रॉपर्टी है, लेकिन वो चाहते हैं कि एक ही पर्सन ने पे किया है तो जिसने जो पे किया वही क्लेम करेगा, दूसरा पर्सन क्लेम नहीं करेगा। ठीक है, डिडक्शन एट्रीब्यूशन, स्पाउस हु डायरेक्टली मेक्स द पेमेंट कैन क्लेम द कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स डिडक्शन, डिडक्शन भी वही क्लेम करेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटिंग, अब इसमें क्या है कि आपको अगर क्लेम करना है कुछ भी खर्चा तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाकर रखनी ही पड़ेगी। तो ये थी मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। अब आ गया क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस, कैन यूज ए स्पेशल फाइलिंग स्टेटस फॉर 2 years फॉलोइंग द ईयर ऑफ स्पाउस डेथ। अब एक है हस्बैंड, एक है वाइफ, दोनों में से एक की डेथ हो जाती है,
और फिलहाल वो MFJ का स्टेटस यूज कर रहे हैं, ठीक है, MFJ। अब एक ईयर के दौरान उनकी किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो उस ईयर ऑफ डेथ में, ठीक है, अपना स्टेटस कंटिन्यू कर सकते हैं एस MFJ, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं वो देखेंगे। उस दौरान वो शादी ना करें, ठीक है। तो वो ईयर में, जैसे आप लगा लो कि दिसंबर हमारा एंड हो रहा है ईयर, अगर उसकी स्पाउस की डेथ सितंबर में हो चुकी है, सितंबर में हो गई है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उन 3 महीने में वो दोबारा शादी ना करे, तो उसको MFJ कंटिन्यू उस साल के लिए कर सकते हैं। लेकिन उससे अगले 2 साल तक उसे ये स्टेटस मिल जाएगा। कौन सा स्टेटस मिल जाएगा? क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस। एक मिनट, ठीक है, तो उसको वो स्टेटस मिल जाएगा। अब इसकी कंडीशन क्या है? वो अगले 2 साल तक शादी ना करे, ठीक है। ज्वाइंट रिटर्न फाइलिंग इन द ईयर ऑफ डेथ, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया कि वो उस साल भी, जिस साल उसके स्पाउस की डेथ होगी है, तो वो कंटिन्यू MFJ कर सकता है। द सर्वाइविंग स्पाउस क्वालिफाइड फॉर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली रिटर्न स्टेटस फॉर द टैक्स ईयर ऑफ द डेथ ऑफ द स्पाउस, यानी कि जिस साल उसकी डेथ हुई स्पाउस की, उस साल भी वो MFJ काउंटिंग कर सकता है। प्लस हाउस होल्ड मेंटेनेंस, यानी कि वो अपने घर का खर्चा मोर देन 50% खुद बियर करेगा, ठीक है। क्वालिफाइंग डिपेंडेंट, उसके ऊपर किसी की डिपेंडेंसी होगी, ठीक है, सन, डॉटर, स्टेप डॉटर, अडॉप्टेड चाइल्ड। इसके अंदर फॉस्टर चाइल्ड इंक्लूड नहीं होता। हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट में वो प्रिंसिपल प्लेस की बात कर रहे हैं, यानी कि और घरों में नहीं, जिस घर में वो मेन रह रहा है उस घर के मेंटेनेंस की ही बात हो रही है। तो क्वालिफाइंग स्पाउस में क्या है? अगर कोई एक स्पाउस की डेथ हो जाए उस साल में, तो वो MFJ को कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए उसे ये एक स्टेटस मिल जाएगा जिसके अंदर वो उस सालों में शादी ना करे, यानी कि अनमैरिड रहे, ठीक है। हाउस होल्ड का खर्चा 50% बियर करता रहे, प्लस उसके ऊपर एक डिपेंडेंट पर्सन भी हो, तब जाके वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। अब आ गई हेड ऑफ हाउस होल्ड। हेड ऑफ हाउस होल्ड की भी कुछ कंडीशंस हैं। एन इंडिविजुअल क्वालिफाई फॉर द हेड ऑफ हाउस होल्ड स्टेटस इफ सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। ये 3 कंडीशन है। एक उसका फाइलिंग स्टेटस चेक होगा, एक मटेरियल स्टेटस सेट होगा, एक हाउस होल्ड मेंटेनेंस, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। पहले में आएगा द इंडिविजुअल कैन नॉट फाइल ए सर्वाइविंग स्पाउस, यानी कि हेड ऑफ हाउस होल्ड में वो कहता है कि अनमैरिड पर्सन होना चाहिए। पहला जो पॉइंट है ये पढ़ लेते हैं पहले। अनमैरिड स्टेटस, जर्नी द टैक्स पेयर मस्ट बी अनमैरिड ऑन द लास्ट डे, यानी कि लास्ट डे पर हम चेक करेंगे उसका स्टेटस क्या है, वो अनमैरिड होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सपोज सपोज करो कि एक हस्बैंड वाइफ है, उनमें से एक की डेथ हो गई है, ठीक है। या तो वो सर्वाइविंग स्पाउस क्लेम कर लेगा, जैसे हमने ऊपर देखा। अगर उसकी मर्जी है कि वो सर्वाइविंग स्पाउस ना क्लेम करके नॉर्मल रहे, तो वो क्या करेगा? हेड ऑफ हाउस होल्ड की कंडीशन में भी आ जाएगा। तो फाइलिंग स्टेटस हो गया द इंडिविजुअल कैन नॉट फाइल ए सर्वाइविंग स्पाउस, आइदर आप सर्वाइविंग स्पाउस क्लेम कर लो या आप हेड ऑफ हाउस होल्ड क्लेम कर लो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि सर्वाइविंग स्पाउस आपने क्लेम नहीं करना। तो सेकंड, वो लास्ट डे पर अनमेरिड हो, ये पॉइंट हो गया। थर्ड हो गया हाउस होल्ड मेंटेनेंस, यानी कि अपने घर का वो खर्चा बियर करता हो मोर देन 50%, और उसके ऊपर डिपेंडेंसी हो, या तो क्वालिफाइंग चाइल्ड डिपेंडेंट हो उसके पास, या कोई रिलेशन में उसके फैमिली मेंबर्स, मदर, फादर्स, ब्रदर, सिस्टर, ये हो। तो इसमें है हेड ऑफ हाउस होल्ड में 3 कंडीशन। फाइलिंग स्टेटस चेक करेंगे कि वो बेसिकली क्यूएसएस में ना हो, ठीक है। मेरिटल स्टेटस अनमैरिड हो, लास्ट डे ऑफ द ईयर टू क्वालिफाई, जिस साल में क्वालिफाई कर रहा है उसके आखिरी दिन तक वो अनमैरिड उसका स्टेटस होना चाहिए। और हाउस होल्ड मेंटेनेंस में क्या है? 50% का खर्चा, ठीक है, प्रिंसिपल घर का। और डिपेंडेंट होने चाहिए कौन कौन? क्वालिफाइंग चाइल्ड और क्वालिफाइंग रिलेटिव, ठीक है जी। तो ये हुआ हेड ऑफ हाउस होल्ड। पांचवा है सिंगल। सिंगल का मतलब एन इंडिविजुअल मस्ट फाइल एन एज एन अनमैरिड इंडिविजुअल इफ नाइदर ही इज मैरिड नॉर क्वालिफाई फॉर सर्वाइविंग स्पाउस और हेड ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। तो सिंगल वो हो गया जो किसी भी स्टेटस में फॉल नहीं कर रहा। उसके बाद आता है फाइलिंग रिक्वायरमेंट। अब हमें स्टेटस तो पता है, तो हमें चेक करना है कि क्या हमें रिटर्न भरनी जरूरी है। अगर मेरी इनकम मेरी एक मिनिमम कैटेगरी से नीचे है, तो क्या मुझे रिटर्न भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए, वो देखेंगे। इफ योर इनकम इज बिलो दिस थ्रेशोल्ड, अब ये थ्रेशोल्ड दी हुई है, इससे अगर नीचे है तो मत भरो। यू जर्नी डू नॉट नीड टू फाइल ए अनलेस यू हैव ए स्पेशल सर्कमस्टेंस। यहां तक तो वो कह रहे हैं कि आपको भरने की जरूरत नहीं है।
लेकिन इसके बाद वो कह रहे हैं अगर आप पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस में फॉल करते हैं तो आपको भरनी चाहिए। कैसे? अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम जनरेट कर रहे हैं जिसपे आपको टैक्स भरना है अलग से, या आपकी कोई ऐसी इनकम है जिसके ऊपर टैक्स कटा हुआ है, आपको टीडीएस क्लेम करना है, रिफंड क्लेम करना है, तो उस बिहाफ पे आपको रिक्वायरमेंट होती है। इफ योर इनकम इज अबव द थ्रेशोल्ड यू मस्ट फाइल ए टैक्स रिटर्न। फाइलिंग स्टेटस अंडर 65 एज, 65 और ओल्डर। सिंगल के लिए 13,850, ये लिमिट 2023 की है और ये लिमिटें चेंज होती रहती हैं। 2024 में कुछ होगी, 25 में कुछ होगी, 26 में भी होगा, 2022 में कुछ और होगी। तो सिंगल के लिए 13,850 है। अगर 65 साल से ऊपर है तो 15,700 जाती है। अगर इससे ऊपर की इनकम है तो आपको रिटर्न भरनी जरूरी है, अगर इससे नीचे है तो आपको रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं। एमएफजे के लिए 27,700 है। फाइलिंग सेपरेटी के लिए जितनी भी इनकम हो आपको रिटर्न भरनी ही जरूरी है। हेड ऑफ हाउस होल्ड 20,800, क्वालिफाइंग विडो 27,700। तो ये है आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर इससे अबव जाओगे तो रिटर्न भरनी है, इससे नीचे रहोगे तो रिटर्न नहीं फाइल करनी। ठीक है। इफ यू डो नॉट ओव टैक्सेस बट वांट टू रिफंड, अब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट तो कम है और आपका टैक्स भी नहीं बनता, लेकिन आपको फिर भी रिटर्न भरनी है। क्यों? उसमें कुछ रीजंस होते हैं। अगर आपका जॉब कर रहे हो और आपका वहां पे विदल्ट कटा हुआ है, यूएस में बेसिकली वो यूज करेंगे विदल्ट, और हमारे इंडिया में इसको टीडीएस बोलते हैं। जैसे हम जॉब करते हैं ना, हमारा टैक्स कटता है तो उसे टीडीएस बोलते हैं। ठीक है। यूएस में इसको विदल्ट के नाम से होते हैं। पे चेक यानी कि सैलरी चेक। अगर आपका सैलरी के चेक से, ठीक है ना, कुछ टैक्स कटा हुआ है तो आपको वो क्लेम करना है, चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है तब भी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी अगर आपको रिफंड लेना है। अगर आपने कोई क्रेडिट क्लेम करना है, क्रेडिट क्लेम क्या होता है? अगर आपका कोई रिफंडेबल क्रेडिट है उसको क्लेम करना है तब आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। यू शुड फाइल ए रिटर्न टू गेट रिफंड द टैक्सेस यू पेड। ठीक है। नॉन रेजिडेंट एलियंस एंड फॉरेन इनकम। अब क्या है? नॉन रेजिडेंट एलियन आर जनरली रिक्वायर्ड टू फाइल इफ दे हैव यूएस सोर्स इनकम। दे यूज फॉर्म 1040 एनआर टू रिपोर्ट देयर इनकम। ये हम पिछली वीडियोस में समझते आए हैं कि नॉन रेजिडेंट एलियन को सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इनकम, सॉरी, नॉन रेजिडेंट इनकम को सिर्फ और सिर्फ यूएस बेस्ड इनकम पे ही रिटर्न भरनी है। लेकिन अगर उसकी फॉरेन इनकम है तो वो कह रहा है कि उनको 1040 एनआर रिटर्न भरनी है। इफ यूएस सिटीजन एंड रेजिडेंट हैज ए फॉरेन इनकम, ठीक है, फॉरेन इनकम है, they may be required to file a return even they do not meet the usual income threshold। यानी कि बेसिकली इस इनकम से नीचे उनकी इनकम है, उनको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी अगर फॉरेन इनकम है तो उनको रिटर्न भरनी जरूरी है। किनको? यूएस सिटीजन और रेजिडेंट एलियन को। वहां पर एक रूल होता है, फॉरेन अकाउंटेंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग उनको जरूरी है अपनी रिटर्न को फाइल करना। ठीक है। और नॉन रेजिडेंट एलियन एंड फॉरेन इनकम, उनको भी रिटर्न भरनी है अगर वो यूएस सोर्स इनकम कमा रहे हैं। ठीक है ना। यूएस सोर्स इनकम कमा रहे हैं तो उनको रिटर्न भरनी जरूरी है, लेकिन यूएस सिटीजन और रेजिडेंट एलियन को फॉरेन इनकम उसके लिए जरूरी है। ठीक है। तो दोनों में अपने कंफ्यूज नहीं होना। एनआरए अगर वो यूएस सोर्स की इनकम कमा रहा है तब उनको रिटर्न भरनी है, जरूरी ही जरूरी है। और यूएस सिटीजन और रेजिडेंट एलियन में अगर और उनकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है प्लस वो फॉरेन इनकम कमा रहे हैं, फॉरेन इनकम कमा रहे हैं, तो उनको रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। सो इस वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैरिट फाइलिंग ज्वाइंटली हमने समझ लिया कौन कौन से हैं। मैरिट फाइलिंग सेपरेटली में देख लिया हमने कौन कौन सी लिमिट्स यूज हो रही हैं। क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस में समझ लिया हमने कि सिर्फ 2 साल तक का स्टेटस है, 2 साल के बाद नहीं मिलता। हेड ऑफ हाउस होल्ड में देख लिया हमने कि अनमैरिड होना चाहिए, प्लस उसका मैरिटल स्टेटस चेक करेंगे, हाउस होल्ड मेंटेनेंस 50% वाली चेक करेंगे, और क्वालिफाई में एक पर्सन होना चाहिए। सिंगल चेक कर लिया, जो ऊपर के 4 के कैटेगरी में फॉल नहीं करता था वो सिंगल में फॉल करेगा। ठीक है। फाइलिंग रिक्वायरमेंट समझ ली कि इस लिमिट से नीचे है तो रिटर्न नहीं भरनी, इस लिमिट से ऊपर है तो रिटर्न भरनी है। और अगर आपका रिफंड है, कोई क्रेडिट रिफंडेबल है जिसको क्लेम कर सकते हो, तो आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। एनआरआई के केस में क्या है कि अगर आपकी यूएस सोर्स इनकम है तो आपको रिटर्न भरनी ही है। और यूएस सिटीजन और एनआरआई रेजिडेंट एलियन के केस में अगर आपकी फॉरेन की इनकम है तो आपको वो रिटर्न जरूरी ही भरनी। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है। इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टिल देन, टेक केयर।